हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, वो बदनाम गलियाँ भाग 9। पार्वती के कमरे से निकलकर शाकाल सबसे पहले फूलन देवी के पास पहुंचा। वो काफी खुन्नस में था और लगातार कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेइज्जती करे। बहुत पर निकल आए इस पार्वती के। एक दिन ऐसा कुतरूंगा कि सारा उड़ना भी भूल जाएगी और फालतू का बोलना भी। उधर सुबह फूलन देवी के फोन करने के बाद से ही वो नेता भी लगातार इंस्पेक्टर विजय के तबादले की कोशिश में लगा हुआ था। चूंकि इंस्पेक्टर विजय के पिता के वहाँ के विधायक से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इसी कारण विजय का तबादला करवाना उस नेता के लिए आसान नहीं था। ऊपर से विजय कड़क और ईमानदार अफसर भी था। ये बात सभी जानते थे, इसीलिए उस पर कोई गलत आरोप साबित करना या किसी मामले में फंसाना भी इतना आसान नहीं था। ये तो सच था कि इस वक्त फूलन देवी, शाकाल और उस नेता की हालत बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी। बस वो लोग यही दुआ मना रहे थे कि अब उसके हाथ कुछ और सबूत ना लग जाए। इधर पार्वती काफी देर तक इंस्पेक्टर के बारे में सोचती रही और कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। एक लंबे समय बाद शायद उसने इतनी चैन की नींद ली थी, जब ना तो उसे किसी के आने की चिंता थी और ना किसी को खुश करने की। सुबह उठी तो दिमाग में एक अलग ही उमंग थी और आंखों में सुकून। कभी कभी खुद के लिए जीना भी कितना सुकून देता है ना। काश ये जिंदगी हमेशा के लिए इतनी ही हसीन होती, उसने मन ही मन सोचा। आज उसका दिन बाकी दिनों की अपेक्षा कुछ अलग था, जिसमें ना तो फूलन देवी और शाकाल का डर था और ना किसी के द्वारा अपनी असमत कलुषित होने का डर। बस कुछ था तो वो थी एक बेचैनी और इंतजार शाम होने का और किसी के आने का। ये पूरा दिन भी इसी तरह निकल गया और एक बार फिर से शाम ने दस्तक दी। वही शाम जिसका इंतजार पार्वती की आंखें सुबह से कर रही थी। आज उसके इंतजार में एक उतावलापन था। आज उसे साज गाजों की आवाज परेशान नहीं कर रही थी। वहां की फिजाओं में एक बार फिर से संगीत गूंज उठा था। रात का वही समय हो चला था। घड़ी ने जैसे ही 8 बजाए, पार्वती के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कुंडा खड़कने की आवाज से ही पार्वती के अधरों पर एक मुस्कान आ गई। आ जाओ साहब, दरवाजा खुला है, पार्वती ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर दरवाजा खोल अंदर आते हुए बोला, अरे वाह, तुमको कैसे पता लगा कि हम आए हैं? इंतजार कर रही थी क्या हमारा? यह सुनकर पार्वती झेप गई और सकुचाकर बात बदलते हुए बोली, हम क्यों करते तुम्हारा इंतजार? बस ऐसे ही लगा तुम होंगे। तुमने बोला था ना कि आते जाते रहोगे, इसीलिए कहा। पार्वती ने अपने अधरों पर खिली मुस्कान छुपाते हुए कहा। यह सुनकर इंस्पेक्टर हल्के से तिरछा मुस्कुराया, मगर कुछ बोला नहीं और चुपचाप अपने जूते उतारकर बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर पार्वती मुस्कुराई और इंस्पेक्टर से बोली, क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों एक अजीब सुकून मिलता है यहाँ आकर, इंस्पेक्टर ने पार्वती को जवाब दिया। यह सुनकर पार्वती मुस्कुराई और इंस्पेक्टर के नजदीक ही जाकर बैठ गई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, कुछ पूछें तो नाराज तो नहीं हो जाओगे? अगर कहें कि मत पूछो तो भी तुम मानोगे तो नहीं, तो फिर पूछ ही लो, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर पार्वती हल्का सा मुस्कुराई और थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो कल किसके बारे में बता रहे थे तुम? वो लड़की? कौन लड़की? किसके बारे में? विजय ने आंखें बंद किए किए ही पूछा। तो पार्वती बोली, अरे कल तुम बोल नहीं रहे थे कि किसी की याद दिलाते हैं हम, वो। ये सुन विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी आंखें खोलते हुए बोला, बहुत अच्छी दोस्त थी हमारी, या शायद दोस्त से भी ज्यादा, मगर तुम उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हो? तब बहुत छोटे थे हम। अच्छा, कितने छोटे? विजय की बातें सुनकर पार्वती की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। यही कोई 14-15 साल के? काफी पुरानी बात है, बचपन की, विजय ने पलंग से उठते हुए कहा और एक सिगरेट निकालकर जला ली। बचपन की? तो फिर अब कहाँ है वो? अब नहीं मिलते उससे? पार्वती ने उत्सुकता से पूछा। वैसे तुम क्यों जानना चाहती हो ये सब? जलन तो नहीं हो रही उससे? वैसे बहुत भोली और खूबसूरत थी वो, विजय ने मुस्कुराकर पार्वती को छेड़ते हुए कहा। तो
तो पार्वती एकदम से ऐसे झेप गई जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। हम क्यों जलने लगे भला उससे? हमारा और आपका क्या मेल? और वैसे भी होगी सुंदर, हमें क्या? जब वो इतनी ही अच्छी है तो फिर उसी के पास जाओ ना, हमसे क्यों आते हो मिलने? पार्वती ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा तो विजय हंसते हुए बोला, हा हा, तुम लड़कियां भी ना, दूसरी लड़की की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। फिर उसने गहरी सांस ली और कमरे की खिड़की के नजदीक जाकर शांत सा खड़ा हो गया और फिर बाहर की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारे पास आना अच्छा लगता है इसीलिए आते हैं, और जो अब है ही नहीं उसके पास कैसे जाएं? मतलब? पार्वती ने थोड़ा अचरज से पूछा तो विजय सिगरेट का कश खींचते हुए थोड़ा उदास होकर बोला, मर चुकी है वो। क्या? मगर कैसे? पार्वती ने दुख और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ पूछा तो इंस्पेक्टर विजय बोला, लंबी दास्तान है ये और शायद तुमको समझ भी ना आए, इसीलिए आराम से कहूंगा। पहले ये किस्सा खत्म करके तुमको यहाँ से निकाल लूं। अभी जाता हूँ, कुछ काम याद आया है मुझे। शकाल और फूलन देवी का तो इंतजाम हुआ ही समझो। कल का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी, ये वादा रहा तुमसे। कल आऊंगा, अब इंतजार करोगी ना? इंस्पेक्टर ने पार्वती की आंखों में देखते हुए कहा, मगर पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया और बस खामोशी से अपनी नजरें झुका ली। और फिर इंस्पेक्टर अपने जूते पहन वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद एक बार फिर पार्वती उसकी कही बातों में खो चुकी थी। अजीब पहेली हो तुम साहब, हम तुमको जानते नहीं इतना सा भी, फिर भी पता नहीं क्यों तुम अपने अपने से ही लगते हो। तुम्हारा ये अपनापन देखकर हमको भी अपने दोस्त विज्जी की याद आ जाती है। क्यों कर रही हो हमारी इतनी मदद? ये एहसान तो हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे हम चुका सकते हैं वैसे आप चाहते नहीं, और जैसे आप चाहते हो उसके हम काबिल नहीं। एक रात फिर बीत गई और पार्वती की जिंदगी की नई सुबह एक नई उमंग और एक नए विश्वास के साथ आई, जिसमें कल रात की विजय की कही बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी। ऐसा क्या करने वाले हैं साहब, जो उन्होंने ऐसा कहा कि कल का दिन तुम नहीं भूल पाओगी? ऐसा क्या होने वाला है आज? क्या आज वाकई जीनत को इंसाफ मिल जाएगा? नहीं नहीं, इतना भी आसान नहीं। पता नहीं क्यों, पर पहले नहीं लगता था कुछ होगा, मगर अब यकीन सा होने लगा है साहब की बातों पर। कुछ तो होने वाला है आज, वरना साहब ऐसा क्यों बोलते? पार्वती मन ही मन सोच रही थी। इधर फूलन देवी, शकाल और नेता खुद को बचाने में लगे थे और इंस्पेक्टर विजय सबूत जुटाने में। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें जीनत के साथ हुए काफी कुकृत्य उजागर हुए थे। हालांकि रिपोर्ट बहुत साफ नहीं थी, क्योंकि जीनत के साथ हुए हादसे को 20-25 दिन गुजर चुके थे और उसके घाव भी काफी हद तक भर चुके थे, जो इंस्पेक्टर के लिए एक परेशानी का विषय रहा था और अपराधियों के लिए खुशी का। पर शायद उन लोगों का वक्त ही खराब था कि इंस्पेक्टर ने पार्वती द्वारा बताई गई जानकारी के चलते उस डॉक्टर का पता लगा लिया जो जीनत को देखने आई थी। चूंकि उस डॉक्टर को शुरू से ही काफी धमकाकर रखा गया था, इसीलिए पहले तो वो पुलिस को कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मगर जब इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि उसकी मदद से और सिर्फ एक गवाही से पार्वती और उसके जैसी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी संवर सकती है, तो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार भी हो गई। वैसे भी पार्वती की कही गई बात पहले से ही उसको अंदर तक झकझोर चुकी थी, इसीलिए तो उसने पार्वती को जीनत के बारे में चुपके से इतना कुछ बता दिया था। इसीलिए पार्वती के प्रति कहीं ना कहीं अभी भी उसके मन में एक भावुक जगह आज भी थी। इसी के साथ साथ उसे उसकी सुरक्षा का पूरा आश्वासन देकर इंस्पेक्टर ने उससे काफी कुछ जानकारी और सबूत भी हासिल कर लिए थे, जिसमें से सबसे बड़ा सबूत था उसके पास जीनत के खून की जांच रिपोर्ट, जिसके बारे में शायद फूलन देवी, नेता, शकाल इनमें से कोई भी नहीं जानता था। उस रिपोर्ट के अनुसार जीनत के खून में बड़ी मात्रा में ड्रग मिला था, जो साफ साफ उसके साथ हुए अपराध को दर्शाता था। इस वक्त सफलता का सूरज पार्वती और इंस्पेक्टर विजय के साथ था। और वैसे भी जब जब जो होना लिखा होता है वही होता है। सारे दुख एक के हिस्से में नहीं होते, सबको अपने कर्मों का हिसाब यही तो भुगतना होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, जीनत के द्वारा लिखे पत्र और पार्वती और डॉक्टर के स्टेटमेंट के कारण ये केस इतना पक्का हो गया था कि किसी और सबूत की जरूरत भी अब शायद नहीं थी। और इसी बिना पर इंस्पेक्टर ने एक अरेस्ट वारंट जारी करवा लिया था।
फूलन देवी और शाकाल के खिलाफ, और फिर उसको उनसे उन नेता की जानकारी भी तो निकलवानी थी। तो बस अरेस्ट वारंट लेकर पहुंच गए इंस्पेक्टर विजय, इस बार अपनी पूरी टीम के साथ फूलन देवी के कोठे पर उन दोनों की तुड़ाई करने। फूलन देवी के कमरे में कदम रखते ही अधिकारियों ने दोनों को धर दबोचा और उनको जरा सा उफ करने का मौका भी नहीं दिया। ये सब क्या है, हमें ऐसे क्यों पकड़ा है? शाकाल चिल्लाया तो कमरे में घुसते हुए इंस्पेक्टर विजय तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम दोनों को अरेस्ट करने आए हैं आपके विजय बाबू। इस बार हमका पान नहीं खिलाओगे बुढ़िया? इस बार तुम्हारी पूरी सेटिंग करके आए हैं हम। अभी भी किसी को फोन मिलाना हो तो बचने वास्ते मिला लियो, फुल आजादी है तो का, नहीं तो सारा इल्जाम तो तुम दोनों पर ही लगना है, ये तो पक्का है। उस नेता का पता निकलवाने के लिए इंस्पेक्टर विजय ने हवा में एक तीर फेंका जो चांद से सही निशाने पर लगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर घबराई हुई फूलन देवी ने तुरंत फोन उठाकर उस पर नंबर घुमाया ही था कि इंस्पेक्टर ने उसके हाथ से फोन का रिसीवर छीनते हुए कहा, बस बुढ़िया बस, इतना ही तो चाहते थे हम, अब आगे की तकलीफ हम खुद उठा लेंगे, चल पीछे हट। मतलब? फूलन देवी घबराई आवाज में बुदबुदाई, मतलब हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के हैं। उस नेता को फोन लगा रही थी ना? अरे ओ किसनवा, जरा ये नंबर की डिटेल्स तो निकलवाना जरा, उस नेता की हमको बहुत सख्त दरकार है। इंस्पेक्टर ने अपने एक अधिकारी को आवाज लगाते हुए कहा और फिर फूलन देवी की तरफ देख तिरछा मुस्कुराया। अब तक फूलन देवी और शाकाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। शाकाल फूलन देवी पर चिल्लाया, अबे बुढ़िया सठिया गई हो क्या? क्या जरूरत थी फोन मिलाने की? चुप, एकदम चुप, अब अगर एक शब्द भी बोला तो हम तोहार मुंह नोच लेई। फूलन देवी की अंगारे बरसाती आंखों ने शाकाल को घूरा। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, अब तुम दोनों खुद ही सब कुछ बताओगे या फिर हम शुरू हो जाएं? बोलो कहाँ पिटोगे? थाने माया यहीं, और अगर एक बार हम शुरू हो गई तो फिर तुमको कोई बचा भी नहीं पाएगा, तो पहले ही बता दे रहे हैं, और अब तो वारंट भी है हमारे पास। विजय ने दोनों को घूरते हुए बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर। यह बोल शाकाल विजय की तरफ लपका ही था कि इंस्पेक्टर के एक इशारे पर उसके अधिकारियों ने उसे कस के पकड़ लिया और वहीं कमरे में एक मजबूत खूंटे से उसको उल्टा लटका दिया और उसके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। शाकाल खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगा। बोला था हमने, पर तुम लोग नहीं माने ना। वैसे यहाँ तुम्हारे साथ कांड करना ज्यादा सही रहेगा, थाने में तो फिर भी हमारे हाथ बंधे रहते हैं। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, उगल फटाफट सब कुछ, नहीं तो तुझे ऐसे ही लटका दूंगा। इंस्पेक्टर ने फूलन देवी की तरफ घूरते हुए कहा। अब तक फूलन देवी काफी घबरा चुकी थी। उधर शाकाल पर लगातार डंडे बरस रहे थे और उसके मुंह से निकली दर्द भरी आवाज पूरी इमारत में गूंज रही थी। कमरे में आगे सब इकट्ठा होने लगे थे। उस इमारत की शायद ही कोई लड़की होगी जो शाकाल को पिटते हुए ना देखना चाहती हो। ये खबर पार्वती से भी नहीं छुपी थी। इतना हो हल्ला सुनकर पार्वती और अन्नू भी अब तक वहां आ चुकी थी और शाकाल के ऊपर कट रही तबाही का नजारा देख रही थी। पुलिस के पड़ते हर एक डंडे के साथ निकली शाकाल की चीख उसे अंदरूनी सुकून दे रही थी। हंसती मुस्कुराती जीनत और उसकी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क लुढ़क कर उसके गालों पर बहे जा रहे थे। धीरे धीरे आंसू भरी आंखें लाल होने लगी और अचानक ही उसका चेहरा आक्रोश से भर गया। चेहरा तमतमाने लगा, आंखें अंगारे उगलने लगी और पार्वती चिल्लाते हुए बोली, आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी जीनत। बहुत खून के आंसू रुलाए हैं ना इन लोगों ने। इन पापियों का सर्वनाश अब निश्चित है। ये बोलकर वो तेजी से फूलन देवी और शाकाल की तरफ लपकी और एक अधिकारी के हाथ से डंडा छीनकर शाकाल और फूलन देवी पर टूट पड़ी। विजय के इशारे पर सारे पीछे हट गए और एक तरफ खड़े होकर पार्वती को देख रहे थे और वो ताबड़तोड़ उन पर डंडे बरसाए जा रही थी और उनकी चीखें चारों तरफ थरथराहट फैला रही थी। फूलन देवी अपने बचाव के लिए पार्वती पर झपटी और उससे डंडा छीनने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी कोशिश नाकाम रही। आज पार्वती पर जैसे अजीब ही शक्ति आ गई थी। उसने फूलन देवी को धक्का दिया तो वो दूर जा गिरी। हम सब बता देंगे इंस्पेक्टर, इसे हटाओ, शाकाल चिल्लाया। पार्वती ने डंडा फेंक दिया और अपने हाथ शाकाल पर बरसाने लगी। आज उसके अंदर की सारी भड़ास निकलते देख विजय के साथ साथ वहां खड़ा हर शख्स हैरान सा उसे देख रहा था।
पर नजदीक जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पार्वती भी अब थक चुकी थी और एक जोरदार चीत्कार के साथ ही वो लड़खड़ाई। इंस्पेक्टर शायद यह भांप गया था, इसीलिए वो तेजी से पार्वती की तरफ लपका और देखते ही देखते पार्वती बेहोश होकर इंस्पेक्टर की बाहों में समा गई। इंस्पेक्टर ने उसे उठाया और उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे कमरे में लिटा अन्नू को उसके पास छोड़कर वो वापस वहीं लौट आया। सर, वो उस नंबर वाले नेता को भी ट्रेस कर लिया है, ये रही सारी डिटेल्स। यह कहकर एक अधिकारी ने एक फाइल विजय को पकड़ा दी। विजय ने वो फाइल खोलकर एक नज़र देखा और फिर एक अधिकारी को पकड़ाते हुए बोला, जाओ इसका भी अरेस्ट वारंट निकलवाओ। इसी के साथ इंस्पेक्टर विजय ने एक अधिकारी से पूछा, हाँ भाई, क्या प्रगति है? वो दोनों माने कि नहीं? तो वो बोला, अच्छी खबर है सर, वो दोनों अब बयान देने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, तो फिर बयान दर्ज कर लो और उस नेता का गिरफ्तारी वारंट निकलवाओ। इन दोनों को भी थाना लेकर पहुंचो, हम अभी आते हैं। यह बोलकर विजय फिर से पार्वती के कमरे की तरफ बढ़ गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। विजय के कदम तेजी से पार्वती के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। मन में पार्वती के लिए फिक्र के भाव उमड़ रहे थे और दिल की बेचैनी आंखों में साफ नजर आ रही थी। पार्वती अभी भी बेहोश थी और अन्नू उसके करीब ही बैठी उसका सर सहला रही थी। विजय ने कमरे में प्रवेश करते ही पूछा, कैसी है अब ये? सब ठीक है ना? कहो तो डॉक्टर को बुला लाएं? नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा होश थोड़ी देर में। अन्नू ने विजय की बात का जवाब दिया। ठीक है, विजय ने कहा और फिर कुछ देर ऐसे ही खड़ा पार्वती को देखता रहा। अब पार्वती का चेहरा काफी शांत दिख रहा था, जैसे अंदर का उबाल बाहर निकल चुका हो। आंखें बंद थी, मगर तब भी बड़ी बड़ी आंखें चेहरे के आकर्षण को बढ़ा रही थी। विजय ने इतना ध्यान से पार्वती को कभी नहीं देखा था। कितनी सुंदर हो तुम, और भोली भी, वैसे ही जैसे हमारी पार्वती थी कभी। उसकी भी तुम्हारी ही तरह बड़ी बड़ी और सुंदर आंखें थी और कितना भोलापन भरा था उसके मासूम से चेहरे पर। वैसे ही अभी तुम्हारे चेहरे पर क्यों दिख रहा है? कुछ तो गहरा नाता है तेरे मेरे बीच में, जो मैं यहाँ खींचा चला आता हूँ। कुछ तो वजह होगी। विजय मन ही मन बुदबुदाया। विजय एक चुंबक की तरह पार्वती की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसके मन में एक साथ बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे थे। अभी वो किसी सोच में खोया ही था कि किसी की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। सर, वहाँ सब बुला रहे हैं आपको। शाकाल और फूलन देवी का बयान हो गया है। एक हवलदार ने कमरे के बाहर खड़े खड़े ही इंस्पेक्टर को आवाज लगाकर कहा, तो इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा और बोला, ठीक है, जाओ, आते हैं हम। यह सुनकर हवलदार जी सर बोलकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर ने वापस पलटकर एक बार पार्वती को नजर भर देखा और फिर अन्नू की तरफ देखते हुए बोला, ध्यान रखना इसका, शाम को आते हैं हम। यह कहकर इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकल गया। कमर कस लो तुम सब, अब तुमको तो हमारे चंगुल से भगवान भी नहीं बचा सकता। मन ही मन बुदबुदाता हुआ विजय बड़े बड़े डग भरता हुआ, लाल आंखें, तमतमाया चेहरा लिए वापस फूलन देवी के कमरे में पहुंच चुका था। सर, बयान हो चुका है, एक अधिकारी ने इंस्पेक्टर विजय के आते ही कहा और एक फाइल उसके आगे कर दी। इंस्पेक्टर विजय ने हाथ का इशारा करते हुए उसे रुकने को कहा और बोला, बयान पढ़ो। तो वो अधिकारी बयान पढ़ना शुरू करता है। मैं, फूलन देवी और शाकाल अपने पूरे होशो हवास में ये स्वीकार करते हैं कि हम दोनों स्त्री देह व्यापार में पूर्ण रूप से संलग्न हैं और गैर कानूनी तरीके से स्त्रियों और लड़कियों को जबरदस्ती इसमें उतारने का धंधा करते हैं। हमारे यहाँ छोटी बच्चियों से लेकर 35-40 उम्र की लड़कियाँ और औरतों को अलग अलग दामों पर खरीदा जाता है। छोटी बच्चियों की एक संस्था फूलन देवी बाल गृह भी हमारी ही संस्था है, जहां बाहर से उठाई लाई हुई लड़कियां और खरीदी गई 15 साल से कम उम्र की लड़कियों को रखा जाता है, ताकि बड़े होने पर उसको बेचा जा सके या फिर देह व्यापार में उतारा जा सके। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये काम करने के लिए डराया धमकाया गया है और जो स्वेच्छा से ये काम नहीं कर रही हैं। जीनत भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम लोग नेता भीमसेन के फार्म हाउस पर होने वाली विदेशी निवेशकों की पार्टी में आए उनके विदेशी मेहमानों और खुद भीमसेन के लिए भी यहाँ से लड़कियाँ भेजा करते थे, जहाँ उनके साथ संबंध बनाने के साथ साथ उन लोगों द्वारा उन लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था, जिससे हम पूर्णतया परिचित थे।
परंतु अच्छी कीमत अदायगी के कारण हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमने ही जीनत को वहां जाने के लिए मजबूर किया था, जहां पर एक बार फिर से नेताजी और उनके विदेशी साथियों द्वारा अपने मजे के लिए जीनत के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। उस समय जीनत को बुरी स्थिति में यहाँ लाया गया था, फिर भी उसका इलाज नहीं कराया गया और नेता के कहने पर ही इस मुद्दे को छुपाने और दबाने का भी प्रयास किया गया। हम पूर्ण रूप से यह भी स्वीकार करते हैं कि हमारे द्वारा देह व्यापार के लिए उस पर बनाए गए दबाव और उस पर नेता भीमसेन और उसके साथियों के द्वारा किए गए अत्याचारों और अप्राकृतिक संबंधों के कारण ही उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। हम यह पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि जीनत द्वारा लिखा गया पत्र, डॉक्टर और पार्वती का बयान और बाकी सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य हैं, जिसके अनुसार जीनत के साथ हुए इन सब कुकृत्यों में हमारे साथ साथ नेता भीमसेन और उसके साथी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। हस्ताक्षर फूलन देवी और शाकाल। ये बयान पढ़कर वो अधिकारी चुप हो गया। कुछ पल के लिए उस कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। इस तरह के अंतर आत्मा तक को हिला देने वाले बयान को सुनकर सभी की आंखें अब तक नम हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विजय की आंखों में नमी के साथ साथ गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। ले जाओ इन दोनों को मेरी नजरों के आगे से, कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं अपना आपा खो बैठूं। विजय आदेश देते हुए चिल्लाया। विजय का आदेश सुनते ही दो अधिकारी दोनों को पकड़कर वहां से ले गए। उनके जाते ही विजय एक टूटी दीवार सा वहीं पास पड़ी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके दिल में रह रहकर एक ही टीस उठ रही थी। ऐसे माहौल में कैसे रह रही थी पार्वती? क्या क्या नहीं सहा होगा तुमने? मैं तो ये सब सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर भी तुम्हारे लिए इतना दर्द क्यों महसूस कर रहा हूँ? तुम्हारे और जीनत की आंख से गिरी एक एक आंसू का हिसाब देना होगा एक एक को। भीमसेन, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, विजय चिल्लाया और तेजी से उठकर उस कोठे से बाहर निकल गया। फूलन देवी और शकाल को जेल में डाल दिया गया था और कोठे को सील कर दिया गया था, परंतु अग्रिम आदेश आने तक जितनी भी लड़कियां या औरतें वहां रहती थी उनको अभी वहीं रहने दिया गया था। इन 3-4 दिनों में जो कुछ भी वहां घटित हुआ था उसने वहां के आसपास के कोठों और लोगों को दिलो दिमाग और माहौल पर काफी प्रभाव छोड़ा था, मगर अब आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था। इधर पार्वती को भी होश आ चुका था और उसे अन्नू से शाकाल और फूलन देवी की गिरफ्तारी की भी खबर मिल चुकी थी। उसका मन आज बहुत शांत था, जैसे बरसों की कोई दिली तमन्ना पूरी हो गई हो। उसकी आंखों के आगे रह रहकर जीनत की मुस्कुराहट, खिलखिलाती हंसी और उसकी बातें एक पिक्चर की तरह घूम रहे थे। उसका दिल भारी हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। काश तुम होती जीनत, काश तुम मेरे साथ होती। देखो तो कैसे क्या हो गया। काश ये चमत्कार तुम्हारे जाने से पहले हो जाता तो तुम भी अपने घर शायद लौट पाती। शायद तुम्हारी वो हर तमन्ना पूरी हो पाती जो तुम करना चाहती थी। मगर कैसे? क्योंकि वो तो तुम ही थी ना जो इस सब का निमित्त बन गई। तुम शायद कोई पुण्य आत्मा ही थी जो अपना जीवन देकर सबको एक नया जीवन दे गई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 10 में, जहां हम देखेंगे कि क्या नेता भीमसेन को पकड़ना भी फूलन देवी और शकाल जितना ही आसान रहेगा या इंस्पेक्टर विजय को और ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।